हेलो स्टूडेंट, दिस इज ललित गोस्वामी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ललित गोस्वामी ट्यूटोरियल सर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ा रहा हूँ एंड रियल नंबर्स नंबर सिस्टम से रिलेट करता हुआ है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पर दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी और पढ़ते पढ़ते आप वहाँ पर रियल नंबर तक फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें आपको ओरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओरली आप लोग देखेंगे कि क्या क्या होता पढ़ा था आप लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर। आपको याद होगा अच्छे से आप लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोस टू इनफाइनाइट। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पर जाते हैं, क्या अंत नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को आप लोग होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सभी के सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनका एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट इस बार भी आप लोग सीखने वाले हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के आपने कुछ पार्ट्स 9th क्लास में भी कंप्लीट किए थे, जैसे कि आपने रेशनल नंबर के अंदर दो कैटेगरी पढ़ी थी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स में आपने वो नंबर्स के बारे में पढ़ा था जो रूट में थे, जो डेसिमल फॉर्म में ऐसे नंबर थे जो रिपीट नहीं हो सकते। और आपने एक और नंबर के बारे में पढ़ा था, वो था पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये आप सभी लोगों को 9th क्लास में पता लग चुका था। तो गाइस इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर आपने 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। उसका एक वीडियो मैं आज आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ समरी लिखी है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने रियल नंबर में आप लोगों को टॉपिक आज कंप्लीट करने का, या आज टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। लेमा और एल्गोरिथम बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते, बिल्कुल पास के स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। लेमा मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके होते हैं, उसको हम लोग प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो वेल डिफाइंड हैं, मतलब जो कि होंगे ही होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एल्गोरिथम बोल रहे हैं। तो एल्गोरिथम आपके जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स में ही यूज होता है, एल्गोरिथम बहुत जगह पर यूज होता है जहाँ पर आप वेल डिफाइंड चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए एल्गोरिथम यूज किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम फाइंड करना सीख रहे हैं एचसीएफ को। एचसीएफ एक पुराना टॉपिक है आपका। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप करीब करीब मेरे अकॉर्डिंग 6th क्लास से आप लोग सीख रहे हैं। तो एचसीएफ को कैलकुलेट करना आप लोगों को बहुत पहले से आता है। उसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं, तो वो मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मैंने उन मेथड्स को लिखा। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ये मेथड बहुत ही आम है, आप लोगों को बहुत इजीली आता है। उसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर, ये भी इसी का ही सब पार्ट है, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी आता है। हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस शायद आप लोगों को मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ए लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ तक आप लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लास 7th क्लास तक पढ़ा हुआ है। ये एक छोटा सा चेंज है जो आप इस बार 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार इस सेशन में आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये टॉपिक हम बेसिकली सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र हम तीनों टॉपिक पर फटाफट डालेंगे और आज का वीडियो केवल इन 4 टॉपिक्स को सीखने तक ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। दोस्तों एक बुक का आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं इसका जो HCF कैलकुलेट करने के लिए ना, बुक में लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, बट हम अभी पहले इन 3 मेथड्स को कवर कर लेते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो रही होंगी तो गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको याद दिलाने के लिए। हालांकि आपको ये आता है, ये मतलब एक तरीके से टाइम वेस्टिंग है, बट फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर मेथड, इस मेथड को हमने लिखा प्राइम फैक्टर मेथड। क्या होता था इसके अंदर? आपके पास नंबर है 135 एंड 225। एक
इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत बच्चों के सामने मैंने गलतियाँ देखी हैं, तो वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपको बता दें, जैसे ही मैंने डंडा खींचा ना, ये मैंने फॉर्मेट बनाया, तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात आती है, अरे ये तो एलसीएम निकल रहा है। नहीं, इट इज़ नॉट अ एलसीएम। बहुत बच्चों को ये एक गलतफहमी है कि डंडा खींचते ही ये एलसीएम का प्रोसेस है। बेसिकली दोस्तों ये एलसीएम नहीं है, इस प्रोसेस से एलसीएम निकाला जाता है। इस प्रोसेस से आप एलसीएम भी निकालते हैं, इस प्रोसेस से आप एचसीएफ भी निकालते हैं। इट इज अ प्राइम फैक्टर मेथड। ये प्रोसेस है प्राइम फैक्टर करने, ये फैक्टराइज करने का मेथड है। अगर आपने ध्यान से देखोगे इस जगह पर मैं जितने भी नंबर लिखूंगा या आप जितने भी नंबर लिखोगे सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 135 का मुझे आ रहा है 2 से नहीं आ रहा है, ये 3 से होगा। तो 3 से हमने किया 4 एंड 5, अगेन 3 से किया, दैट इज यहाँ पर आ गया आपके पास कितना 15, अगेन 3 से किया, दैट इज 5 एंड 5 से दैट इज 1। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 145 के जो फैक्टर आए दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। सिमिलरली मैंने 2 to 5 का भी फैक्टर करने की कोशिश करी, तो ये भी 3 से हुआ, दैट इज 7 एंड 5। अगेन हमने इसको 3 से किया, दैट इज 25। अगेन हमने इसको 5 से किया, 3 से नहीं हो रहा अभी, तो वी हैव 5 एंड 5 से किया, दैट इज 1। तो यहाँ पर सॉरी 135 था, दैट यहाँ पर आपके पास 2 to 5 का फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने का जो तरीका था इस तरीके से वो था कि आप उन नंबर्स को पिक कर लेंगे जो नंबर इनमें एक जैसे आ रहे होंगे, कॉमन नंबर्स आ रहे होंगे। इट्स मीन वो नंबर मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं। तो एचसीएफ ऑफ दिस टेस्ट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो वी है 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये 45 इसका क्या है फैक्टर है। तो गाइस इस फैक्टर को कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो था प्राइम फैक्टर मेथड। इस प्राइम फैक्टर मेथड के बाद आपके पास आता है कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि मैं अब इन दोनों नंबरों को एक साथ लिखने वाला हूँ, मतलब एक ही बार में इन दोनों नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दैट इज द सेकंड मेथड, दैट इज कॉमन प्राइम फैक्टर मेथड। गाइस इस बार 135 एंड 225 ज़्यादातर ये प्रोसेस हम लोग एलसीएम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो बहुत बच्चों को मुझे लगता है पता नहीं होगी। एचसीएफ के केस में, एचसीएफ के केस में हम लोग यहाँ पर केवल और केवल वो नंबर ले सकते हैं, हमारे पास वो नंबर लेने की अथॉरिटी होती है। हम लोग केवल और केवल उन नंबर्स को यूज कर सकते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो एक ही बारी में। दोनों को डिवाइड करना चाहिए। जब तक ऐसा प्रोसेस फॉलो हो रहा है तब हम करते जाएंगे, उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको स्टॉप कर देंगे। इट्स मीन कि मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 4 5 45 और यहाँ पर आ गया 75। अब मेरे पास एक नंबर और है ऐसा, दैट इज अगेन 3। यहाँ पर मेरे पास आ गया 50 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 25। अब 3 नहीं है, 3 से ये तो डिवाइड हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने जो दूसरा नंबर यूज किया वो है 5। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पर हमारे पास 5। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट दोस्तों एलसीएम में हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में कि एलसीएम हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बट एचसीएफ में हम लोग यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। और अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकता है सिवाय 1 के। तो 1 को लेने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से हमने एचसीएफ इंटू 3 इंटू 5 विच है, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये क्रॉस चेक भी हो सकता है इस तरह से। नाउ द इम्पोर्टेंट मेथड, थर्ड वन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसी को हम यूज भी करने वाले हैं 10th क्लास के अंदर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। लॉन्ग डिवीजन जैसे ही मैं अभी यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो नंबर है 135 एंड 225, इसमें दोस्तों आपको एक स्टेप बस ध्यान रखना होता है कि कौन सा नंबर यहाँ पर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो 135 इज लेस देन 225। अब आपको जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ऐसे लिखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये आपने प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ 135 से डिवाइड करने वाला हूँ 225 को।
बच्चों एक बात बता दो आप लोगों को कि ये एक ऑर्डिनरी डिवाइड नहीं है, जैसे हम लोग सिंपल डिवीजन करते हैं वो डिवीजन नहीं है ये एक एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए एक डिवीजन है। और ध्यान से समझना है आप लोगों को, यहाँ पर क्या है, एक सिमिलर क्वेश्चन में एक को कराऊंगा, वहां से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स होंगी, दोबारा ध्यान से देखें और सुने, यहाँ पर जितनी भी डिजिट होंगी, डजंट मैटर यहाँ पर एक डिजिट है, 10 डिजिट है, 15, 20, 50, 100, लाख, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको आप वन टाइम में, एक ही बारी में जितना भी डिवाइड करके आ रहा है एक बारी में पता लगाएंगे। शायद अभी समझ में ना आए, दूसरा क्वेश्चन देंगे वहां पर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये जितने भी डिजिट्स होंगे वन टाइम में ही उसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 135 हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया यहाँ पर दैट इज 90, आई थिंक सो 50 एंड यस 90 से 135 को हमने डिवाइड किया। यस यहाँ पर इस पॉइंट पर आते ही आपको याद आ जाएगा, हाँ कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते थे। तो यहाँ से हमने फिर अगेन एक ही बारे में पूरा किया, दैट इज 90। अब यहाँ पर जो आपके पास बचा दैट इज 45 से जो लास्ट टाइम डिवाइडर था दैट इज 90, इस बार 2 आ गया एंड दैट इज 90। और यहाँ पर आके रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है 0, उस वाले केस में जो आपके पास डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ होता है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर भी एचसीएफ आया 45। तो गाइस तीनों मेथड्स में आप लोगों के पास जो एचसीएफ निकल के आया 45, और यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया ये सब आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास में 10th क्लास में बेसिकली आप लोग इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं और भरपूर रूप से यूज़ करने वाले हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर को कोई भी टीचर, मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स पहले स्टार्टिंग में नहीं कराते, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कराते हैं। तो बात एक ही है, आप सेकंड चैप्टर पहले पढ़ लो या इसको पहले पढ़ लो, एक ही बात है। लेकिन रीज़न इसका ये है कि इसके कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बोर होते हैं, बोरिंग लगते हैं, इस वजह से हम लोग उनको पहले नहीं कराते हैं। ये स्टार्टिंग सेशन का स्टार्टिंग होता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराया जाता है। जो अब मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो हालांकि अभी तो आपको बोर नहीं लगेगा, लेकिन जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो आपको थोड़े से बोर लगेंगे। बट देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, बाय यूजिंग फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूक्लिड के बारे में हम लोग आपको बताना चाहते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। छोटे से कुछ एक्सोइम्स और कुछ क्या बोलते हैं उनको, वर्ड भूल गया मैं, पोस्टुलेट्स। कुछ एक्सोइम्स और कुछ पोस्टुलेट्स ने हमको दिए थे। उस पोस्टुलेट और उस एक्सोइम्स को हमने लर्न भी किया था 9th क्लास के अंदर, आपको अच्छे से याद था। यूक्लिड ने ही ये कॉन्सेप्ट भी निकाला। बेसिकली अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखने जाऊंगा तो आप कहोगे तो पुराना ही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस यू आर राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। आप लोगों को याद है जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने डिवीजन सीखा था, जब फर्स्ट टाइम आपने डिवीजन सीखा था, आपके टीचर ने एक बात आपको साथ में कही थी, बेटा ये डिवीजन करके तो लाना और साथ में इसको चेक भी करके लेके आना। तो चेक करने का एक सिंपल सा तरीका होता था, बहुत छोटा सा तरीका होता था। वो तरीका क्या था, अगर आपको याद हो तो वो तरीका था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी को ही एडवांस वर्जन में थोड़ा सा यूक्लिड ने चेंज करा और चेंज करके अपना कॉन्सेप्ट बना दिया, नथिंग एल्स। इसमें और कुछ नया नहीं था, वैसा ही है। तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। तो वो कहता है कि वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, वी हैव टू पॉजिटिव integers b, a and b, always a is greater than b, ये हमेशा याद रखना आपको। a is greater than b means अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा a is greater than b, देखना ध्यान से। अब जो यूक्लिड ने कहा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड ऑलवेज 0 is less than and equal to r और r is less than b। ये वो सिंटैक्स है दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है दोस्तों जिसके बारे में यूक्लिड ने कहा था। इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूँ a और b हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वो नंबर्स है जिनको हमने डिवाइड करना है, जिसको हमने डिवाइड करना है। q और r के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, q फॉर क्वोशिएंट एंड r फॉर रिमाइंडर। सोचो फिर से, डिविडेंड
इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अरे ये तो वही है, इट्स मीन उसको उसने नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा एग्जांपल से समझ में आएगा, बट आप खुद करना एग्जांपल, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। ऑलवेज रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और हमेशा छोटा होगा b से। बस मैं एक लाइन में चीजें खत्म कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। b क्या है? डिवाइजर है, तो डिवाइजर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता r से। r फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, लेकिन b के बराबर नहीं होगा, b से बड़ा नहीं होगा। क्यों? सपोज कोई भी b है, अगर उस b को मैं सपोज मैं 2 मान लेता हूँ, तो अगर 2 मान लिया तो 0 और 1 इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। अगर मैं 4 मान लेता हूँ तो 4 होंगे, तो 1 0 2 3 ये इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। अगर गलती से 4 आ जाएगा तो सोचो खुद ही कि 4 अगर रिमाइंडर में आ गया तो वो एक बार और बैठ जाएगा, तो इसलिए 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब ये है। आप 10-12 एग्जांपल खुद से लेके देखना और मुझे बताना कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिस नंबर से आपने डिवाइड किया और वही रिमाइंडर आ गया, या उससे कोई बड़ा नंबर रिमाइंडर आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सिंटेक्स है जो यूक्लिड ने बताया, और इसकी हेल्प से आप लोगों ने ये लास्ट वाला मेथड सॉल्व करना है। सो सिंपल। अब मैं इसको लास्ट वाले मेथड को करने जा रहा हूँ, फटाफट से देखिए 2 के काम हो रहे हैं। तो नाउ अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं HCF ऑफ 135 एंड 225। तो गाइस यहाँ पर 135 स्मॉलर देन 225, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट इज A एंड B, ये आपका ग्रेटर नंबर A होगा, स्मॉलर नंबर आपका B होगा। इसके बाद सिंटैक्स को आपने यूज करना है। दोस्तों एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप ये डायरेक्ट यूज करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे डेटाज में, बहुत छोटे छोटे नंबर्स में आप लोग इजीली कर लोगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जहां पर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए। उसके लिए आपको इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का हेल्प लेना पड़ता है। इसको आप एज अ वर्किंग नोट साइड में लिखते हैं और मेन पोर्शन में आप इस सिंटैक्स का यूज करते हैं। इट्स मीन ये भी आपका क्वेश्चन का पार्ट होगा, बट ये वर्किंग नोट होगा, टीचर को दिखाई देना चाहिए, और ये वाला पार्ट आपको मेन क्वेश्चन पे लिखना है। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से इसकी हेल्प ले रहा हूँ, बट आपने इसको साइड में प्रेजेंट करना है, साइड में इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है। क्या है ये देखते हैं। पहला स्टेप आप यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये लिखना बहुत जरूरी है। रिमाइंडर छोटा होगा आर से और इक्वल टू और स्मॉलर देन बी, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सिंटैक्स का यूज होगा तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, तब तक आप यूज करेंगे। तो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैं सर्कल लगा रहा हूँ और आपको यहाँ से कुछ 4 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो जरा, a यहाँ पर 225, b 135 जिससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 90, क्वेश्चन 1, तो भाई प्लेस कर दो ना, वैल्यू आपको पता ही है। a क्या है 225, b क्या है 135, क्वेश्चन क्या है 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 90। यही तो कहा था उसने। इसको आप तब तक फॉलो करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, चाहे 2 स्टेप में आ जाए, चाहे 3 स्टेप में आ जाए, 1 स्टेप में जाए, 1000 स्टेप में आए, ये आपको तब तक फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये वाला है, इसमें आपके पास a b r और q सब चेंज हो गए। a 135, a फॉर डिविडेंड, b फॉर डिवाइजर, इनटू क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 45। नाउ यहाँ पर आपके पास अब इस वाले पार्ट के अंदर आप लोग आए सर्कल में, दैट इज 90 आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर 45, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 0, दैट्स मीन यहाँ पर आके एंड हो गया। तो इस लास्ट वाली स्टेटमेंट के अंदर जो b की वैल्यू होती है वो आपका HCF होता है। तो HCF इज इक्वल टू 45। तो गाइस ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF कैलकुलेट करना है। इस चीज की हेल्प से, आप इस सिंटैक्स की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप HCF कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पेपर में आप लोगों के पास इस प्रोसेस से आएगा। पोर्शन, मेन पोर्शन ये रहेगा, ये वर्किंग नोट रहेगा, साइड में लिखा रहेगा, इतना काम आपको करना है। इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया फर्स्ट पार्ट का। इसमें 1, 2 एंड
थर्ड, ये 3 पार्ट आप लोगों को करने हैं और बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास का थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, इनको देखना है और इसके बेस्ट क्वेश्चन करने हैं। अगली वीडियो लेके हम जल्द आपके पास पहुंचते हैं। थैंक यू। ये होमवर्क वीडियो है आपके लिए। तो देखिए क्या है, सेम वर्कशीट है। वर्कशीट हमारा फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इन सभी नंबर्स का 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इन सभी नंबर्स का आपको क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। इट्स मीन कि आपको अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें स्पीड पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सेम नंबर के लिए हैं लगभग। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहता हूँ ऑलरेडी, जो मैं आपको बता रहा था कि एक बारी में ही ये नंबर पूरा का पूरा डिविजल होना चाहिए। तो ये वो क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इस 4th पार्ट में बोला गया है 196 एंड 38220। तो 38220 ग्रेटर है, तो 196 इज स्मॉलर देन 38220। अब यहाँ पर आपको वही यूज़ करना है सिंटेक्स A = BQ प्लस R, और 0 इज स्मॉलर देन एन इक्वल टू R और R इज स्मॉलर देन B। इट्स मीन इस सिंटेक्स का आपको यूज़ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उस लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम लोगों को वो यूज़ करना चाहिए, एज अ वर्किंग नोट आपको दिखाना चाहिए, टीचर भी देखे कि आपने कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, वैल्यूज़ उठाई हैं, और उसको चेकिंग करने में आसानी रहे। तो आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से 38220 को डिवाइड करना है 196 को। दोस्तों मेरी पहली वीडियो में आप लोगों में जो बता रहा था कि इट इज़ नॉट अ सिंपल डिवीज़न, इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी डिवीज़न। ये एक ऑर्डिनरी डिवीज़न नहीं है। इस डिवीज़न में आप लोगों को इस नंबर से जितना भी बड़ा ये डिजिट है इसको एक बारी में डिवाइड करना है। तो एक बारी में डिवाइड करने के लिए आपको पहले इसकी सिंपल डिवीज़न करनी पड़ेगी। मैं उसको रफ वर्क में आपको करके दिखाता हूँ फटाफट से, और फिर आप उसको एक बारी में, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए वो रिमाइंडर ये सिंटेक्स कहता है कि आपका B से छोटा होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो 2-3 स्टेप आपको पहले ऑर्डिनरी सिंपल डिवीज़न में आपको करना पड़ेगा। कैसे करते हैं फटाफट से देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। 38220 1 जा गया, तो यहाँ पर 196, रिमाइंडर आया आपके पास 12 में से 6 गया, दैट इज़ 6, और यहाँ पर आपके पास 7, 17 में से 9 गया, दैट इज़ 8 एंड 1। अब अपने नंबर्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया 2, दैट इज़ 9 जा, मेरे को याद है इसलिए बोल रहा हूँ, 9 जा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 9 6 जा 54, यस 9 6 जा 54, तो ये आ गया 4, 5 कैरी, 9 9 जा 81 एंड 5 86, दैट इज़ 86, 8 कैरी एंड 9 1 जा 9 और 9 और 1 दैट इज़ 17। तो 12 में से 4 गया, यह आपके पास 12 में से 4 8, यहाँ पर बचा 5, 15 में से 6 गया, दैट इज़ 9 एंड 0। यहाँ से हमने वो 0 कैरी कर लिया। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवीज़न होगा 980 पर 5 जा, और ये पूरा कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा। सपोज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये 0 यहाँ पर ना हो के 3 होता तो हम यहाँ पर 3 लिखते और हमारा रिमाइंडर 3 आता, तो हम इस 3 को यूज़ करते फिर। तो ये एक सिंपल डिवीज़न है जो इतनी बारी में इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। इट्स मीन कि आप ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरा डिवाइड होने पर आपको कितना रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर 0 आया, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बारी में ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया 195 38220, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 196 से छोटा बचना चाहिए, तो वो आपको इस सिंपल डिवीज़न से पता लगेगा, दैट इज़ 0। तो जब आप इसका यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर 38220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, ये इसका वर्किंग नोट है, और ये वन टाइम में ही आपका कंप्लीटली ख़त्म हो गया। तो इस सेंटेक्स इस फॉर्मूले में, इस स्टेटमेंट के अंदर जो आपके पास B की वैल्यू है वो 196 है, दैट्स मीन आपका जो HCF है वो इसका 196। ठीक है गाइस, तो
इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़े से बड़े बड़े नंबर जब भी आपके पास आए तो आप इस तरीके से पहले ऑर्डिनरी डिवीजन करेंगे एंड देन उसका यूज़ करेंगे। तो गाइज ये आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि इसमें एक छोटी सी बात, हल्की सी बात चेंज होके आई है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ दोनों के अंदर, और सिर्फ वो बात लिखूंगा, उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड खुद से करना है। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 969 एंड 2059 गिव्स द रिमाइंडर 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ये वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दे रहा हो ये। ऐसे क्वेश्चन आपने बचपन में भी किए हुए हैं। तो जब भी रिमाइंडर गिव्स कर रहा है, रिमाइंडर आपको दे रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो उस रिमाइंडर को हम पहले ही नंबर में से माइनस कर देंगे। जब हम उसको नंबर में से माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ओरिजिनल नंबर आपके पास आए हैं उन नंबर्स का आप HCF निकालेंगे। यहाँ पर एक वर्ड भी यूज़ हो रहा है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक ऐसा वर्ड है, जब भी किसी ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है तो आपको पता है कि वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर इसका आपको HCF कैलकुलेट करना है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हमारे पास जो गिवन नंबर है, आंसर नंबर 2, दैट इज गिवन numbers are 969 and 2059. Now new numbers after subtracting 9 and 11 to given number from given number. After new numbers after subtracting this and this. तो 969 minus 9 is equal to 960 and 2059 minus 11 answer is 2047 या 8 2048। ठीक है गाइस, तो ये वो दो नंबर है जिनका आपको HCF निकालना है बाय यूजिंग दिस एंड दिस। ठीक है, तो HCF ऑफ, इसके आगे आप खुद करने वाले हैं, HCF ऑफ 960 एंड 2048। 960 छोटा है 2048 से। अब आपको यूक्लिड डिवीज़न की हेल्प से इसका क्या निकालना है, एल्गोरिथम की हेल्प से क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो ये काम आप खुद करने वाले हैं, तो डू योर सेल्फ। ये मेरा छोटा सा शॉर्टकट है, दैट इज़ डू योर सेल्फ। तो बच्चों ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। इस वर्कशीट को करने से वो जो क्वेश्चन है, वो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और